हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी एंटी नेट कॉमर्स की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने यूनिट नंबर 7 जो हमारी यूनिट नंबर 7 थी, जो कॉमर्स का सिलेबस था, जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग अर्थात टाइप्स ऑफ बैंक, मीनिंग ऑफ बैंक्स, इसकी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैंक्स क्या होगा हम पढ़ेंगे, उसके कितने प्रकार है और उसके क्या फंक्शंस है। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा बैंक का अर्थ, बैंकों के प्रकार, बैंकों के कार्य। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा ये रहेगा, बैंक्स का क्या अर्थ है, बैंकों के टाइप्स कितने और जो उनके फंक्शन है वो कितने हैं या कौन कौन से उनके फंक्शन है। तो बैंक्स है एक वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है तथा उनके मांगे जाने पर उन्हें नकद, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा वापस करती है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का तथा उनके मांगे जाने पर उन्हें नकद, चेक या ड्राफ्ट सुविधा के द्वारा उनको भुगतान करने का कार्य करते हैं। तो बैंकिंग का जो नॉर्मल बैंकिंग का जो कार्य करने वाले जो भी संस्थाएं होंगी उनको बैंक कहा जाएगा, अर्थात जो जमा स्वीकार करेंगे और मांगे जाने पर ऋण के रूप में देंगे वो बैंक होंगे। तो जो बैंक है वो एक मुद्रा बाजार का भाग होते हैं, अर्थात ये मनी मार्केट का एक प्रकार है बैंक से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार, बैंक से वो दो प्रकार के होंगे, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स और गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक वो बैंक होंगे जिन बैंकों पर आरबीआई एक्ट या जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है वो अनुसूचित बैंक होंगे। इसके अलावा जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(6) का पालन करना जरूरी है और जिन बैंकों की भुगतान पूंजी और एकत्रित पूंजी 5 लाख से कम नहीं है और जो जमाकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते
इसके अलावा जो स्वयं ही समाशोधन ग्रह का निर्माण कर सकते हैं और जिन पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो अनुसूचित बैंक वो बैंक हो गए जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है और जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(6) का पालन करना जरूरी है। 42(6) में सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा जो मौद्रिक नीतियां थी उनका पालन जरूर करना जरूरी होगा, वो लिखा गया है। और जिन बैंकों की भुगतान पूंजी और एक्टिव पूंजी 5 लाख से कम नहीं है वो बैंक अनुसूचित बैंक होंगे। जो जमाकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते वो अनुसूचित बैंक होंगे। जो स्वयं ही समाशोधन जो क्लियरिंग हाउस है उसका निर्माण कर सकते हैं और जिन पर आरबीआई का फुली कंट्रोल होता है वो हमारे अनुसूचित बैंक होंगे। इसके अलावा अनुसूचित बैंकों को सीआरआर का निर्माण करना जरूरी है। तथा आरबीआई के पास जमा करना भी जरूरी है। अर्थात जो भी सीआरआर होगा जिसे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, सीआरआर, एसएलआर, ये जो वैधानिक तलता अनुपात जो भी हमारे उनका हम नेक्स्ट क्लासेस में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो जिन बैंकों को सीआरआर का निर्माण करना जरूरी है और आरबीआई के पास जमा कराना जरूरी है वो अनुसूचित बैंक ही कहलाएंगे। तो ये हमारे अनुसूचित बैंक थे। गैर अनुसूचित बैंक वो होंगे जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, अर्थात द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है। जो आरबीआई एक्ट की 34 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है, जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(6) का पालन करना जरूरी नहीं है। परंतु नोट यह है कि उन्हें सीआरआर का निर्माण करना तो जरूरी होगा। गैर अनुसूचित बैंकों को सीआरआर का निर्माण करना जरूरी है, परंतु इसे आरबीआई के पास जमा करना इनके लिए जरूरी नहीं होगा। अनुसूचित बैंकों को सीआरआर का निर्माण करना जरूरी है और उसे आरबीआई के पास जमा करना भी जरूरी है। बट गैर अनुसूचित बैंक है उनको सीआरआर का निर्माण करना जरूरी होगा, परंतु उसे आरबीआई के पास जमा करना कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जिन बैंकों की भुगतान पूंजी और एक्टिव पूंजी 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, वो भी गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। और जो समय समाशोधन ग्रह का कार्य नहीं कर सकते और जिन पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता वो सारे बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो ये दोस्तों ये बैंकों के प्रकार हो गए हमारे अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों में स्वामित्व और संचालन के आधार पर 5 बैंकों को शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंकों में 5 स्वामित्व और संचालन के आधार पर 5 बैंकों को शामिल किया गया है, जिनमें से एसबीआई और उसकी जो सहायक संस्था है वो हो जाएगी राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक हो जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे विदेशी बैंक है वो हो जाएंगे और निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंक है वो शामिल हो जाएंगे कुछ इसमें। तो
नॉर्मली रूप से अनुसूचित बैंकों में 5 बैंक को शामिल किया गया है और गैर अनुसूचित बैंकों में 3 बैंकों को शामिल किया गया है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो लोन फाइनेंस कंपनी है वो शामिल की जाती है। तो ये हमने बैंकों के प्रकार पढ़े हैं और वो कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा बैंकों के कार्य। बैंकों के कार्य, तो बैंक है वो नॉर्मल रूप से 2 कार्य करते हैं। एक होगा प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन, और द्वितीय होगा सेकेंडरी या द्वितीय कार्य, या बॉन्ड या द्वितीय कार्य या सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे बैंकों के प्राथमिक कार्य आते हैं और दूसरे नंबर पे सेकेंडरी फंक्शन आते हैं। प्राथमिक कार्यों में एक्सेप्ट जमा स्वीकार करना, और ऋण देना शामिल किया जाता है। जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें जो डिपॉजिट है उसे एक्सेप्ट करना और लोन के रूप में जो धनराशि है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना या एग्रीकल्चर फर्म को प्रोवाइड करना या आम पब्लिक को प्रोवाइड करना, ये इनके कार्य है ऋण देना। इसके अलावा सेकेंडरी कार्य में है वो हमारे शामिल होते हैं एजेंट के रूप में कार्य है, जो एक एजेंट के रूप में कार्य किए जाते हैं वो शामिल किए जाते हैं एजेंट के रूप में कार्य, और सहायक कार्य है। इसके अलावा जो सामान्य उपयोगिता की जो सेवाएं होती है, सेवाओं के कार्य है, सामान्य उपयोगिता की सेवाओं के कार्य, सामान्य उपयोगिता की सेवाओं के कार्य ये शामिल किए जाते हैं। जमा स्वीकार करने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक है या बैंक्स है वो अलग अलग तरह के खाते अपने बैंक्स में ओपन करवाते हैं कस्टमर्स के, जिन पर अपन कस्टमर है वो अपनी जमा कर सकते हैं जो भी धनराशि है, जिसमें एफडी, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, इसके अलावा करंट अकाउंट और रिकरिंग जमा जो भी है हमारा टर्म डिपॉजिट हो गया, सेविंग, एफडी और करंट डिपॉजिट अकाउंट शामिल किए जा सकते हैं। तो बैंकों के जो हमारे प्राइमरी कार्य उनमें जमा स्वीकार करने में जो बैंक है एफडी के रूप में जमा स्वीकार कर सकते हैं, बचत खाते के रूप में जमा स्वीकार कर सकते हैं, आवर्ती जमा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और चालू खाते के रूप में जमा स्वीकार कर सकते हैं, और होम से बचत जो होम से सेविंग अकाउंट है वो खुलाकर भी अपनी बचत स्वीकार कर सकते हैं। ऋण देने के लिए वो बैंक अधिकर्षण का यूज करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज करते हैं, कैश क्रेडिट का यूज करते हैं, ओवरड्राफ्ट, और इसके अलावा जो बैंक है वो डिमांड लोन का कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो बैंक है शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं। जो लोन देने में है वो कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं। एजेंट के रूप में जो बैंक है वो नॉर्मली रूप से जो कार्य करेगा वो करेगा, विभिन्न मदों को एकत्रित करता है, जो आइटम्स है, जो ट्रांजैक्शन है उनको क्या करेगा, कलेक्शन करेगा और उनकी पेमेंट करेगा, कलेक्शन एंड पेमेंट। इसके अलावा ये प्रतिभूतियों जो सिक्योरिटी है उनको परचेज एंड सेलिंग का कार्य करेगा,
परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इसके अलावा ये एजेंट के रूप में ट्रस्टी और प्रबंध का कार्य करता है। ट्रस्टी और प्रबंध का कार्य करेगा और रुपए भेजने का कार्य भी करता है। ये सारे कार्य एजेंट के रूप में कार्य किए जाते हैं एक बैंक के द्वारा। रेफरेंस लेटर तैयार करना ये भी एक तरह का एजेंट का कार्य है। रेफरेंस लेटर तैयार करके देना ये भी एक बैंक के कार्य है। इसके अलावा सामान्य उपयोगिता की सेवा में लॉकर की सुविधा देना अपने ग्राहकों को। दूसरे नंबर पर आएगा लॉकर की सुविधा के अलावा जो सामान्य उपयोगिता का कार्य में यात्री चेक बना के देना। इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक या जो बैंक है वो वाणिज्यिक सूचना और आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। जो कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं एवं जो डाटा है उनको इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। तो ये नॉर्मली एक नॉर्मल व्यू है हमारा जो बैंकों के कार्य है वो कौन कौन से होंगे। तो जो बैंक है दोबारा से एक बार रिपीटिंग हो जाती है इनकी। तो देखो बैंकों के दो कार्य है, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य है। प्राथमिक कार्य में ये जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं। द्वितीय कार्य में ये एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और सामान्य उपयोगिता की सेवा के कार्य भी करते हैं। जो बैंक है वो जमा स्वीकार कर सकते हैं एफडी के रूप में, सेविंग अकाउंट के रूप में, टर्म डिपॉजिट के रूप में, करंट डिपॉजिट के रूप में, ये एक्सेट्रा मीडिया हो सकते हैं जमा स्वीकार करने के। इसके अलावा कैश क्रेडिट देना, ओवरड्राफ्ट का निर्माण करना, डिमांड लोन देना, शॉर्ट टर्म लोन देना, ये भी एक बैंक का कार्य होगा। इसके अलावा द्वितीय कार्य में जो बैंक है वो एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन एंड पेमेंट का कार्य, जो ट्रांजेक्शन होती है उनको कलेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं। नॉर्मली जैसे हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे या कोई भी फीस कटवाएंगे या कोई भी तरह का चालान पे करेंगे या LIC पॉलिसी पे करेंगे या किसी भी तरह की कोई पॉलिसी का, तो उनको कलेक्शन और आगे उनकी पेमेंट करने का कार्य भी करेंगे। ये सिक्योरिटी का परचेजिंग एंड सेलिंग का एज ए अंडरराइटर की तरह कार्य करेंगे। ये ट्रस्टी और मैनेजमेंट का कार्य करेंगे। ये रुपए ट्रांसफर करने का कार्य करेंगे। ये रेफरेंस लेटर अर्थात उसकी जो अपने कस्टमर है उसकी सूचना के बारे में बताएंगे कि जो हमारा कस्टमर है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, अनदर को जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सामान्य उपयोगिता की जैसे लॉकर की सुविधा देना, कॉमर्शियल बैंक है वो लॉकर की सुविधा भी देते हैं। पर नॉर्मल रूप से लॉकर की सुविधा में एक नुकसान ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, अगर लॉकर में किसी भी बैंक में किसी भी तरह का अगर कोई भी चोरी हो जाती है या डाका डल जाता है बैंक में, तो जो भी नुकसान होगा वो कस्टमर का होगा, बैंक का नहीं होगा। इसके अलावा यात्री चेक का मना कर देना, कॉमर्शियल सूचनाएं एवं आंकड़े प्रदान करना, ये एक बैंकों के कार्य होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।